हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? तो कल हम लोग पढ़े थे कल हम लोगों ने देख लिया था दोस्तों की प्रॉपर्टीज ऑफ एन आइडियल गैस। ठीक है, और उसकी प्रॉपर्टी एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पर भी देख लिए थे। तो आज हम लोग देखते हैं कि आगे इंटरनल एनर्जी, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं यू से। ये कहीं कहीं देखिए कैपिटल यू लिखा रहता है, कहीं कहीं स्मॉल यू लिखा रहता है। तो हम लोग आगे पढ़ेंगे कि एक जो इंटेंसिव प्रॉपर्टी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी जब पढ़े तो उसमें स्पेसिफिक प्रॉपर्टी पढ़ते हैं हम लोग। स्पेसिफिक प्रॉपर्टी जब देखेंगे तो वहाँ पर देखते हैं। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पर इंटरनल एनर्जी का डिफिनीशन हमने लिख रखा है। तो देखिए डिफिनीशन यहाँ आप लिखेंगे कि इट इज डिफाइंड एज ए कंबाइंड एनर्जी ऑफ ए सिस्टम सच एज इंटरनल काइनेटिक एनर्जी एंड इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी। मतलब कि किसी भी सिस्टम का, अब सिस्टम हमारा ये बोर्ड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो किसी भी सिस्टम की जो कंबाइंड एनर्जी होगी वो हमारा क्या कहलाता है? इंटरनल एनर्जी। और वो कंबाइंड एनर्जी दो रूप में होती है, होने तो और होती है लेकिन वो नेगलेक्ट कर दिया जाए, जैसे रोटेशनल एनर्जी भी होती है। लेकिन यहाँ पर हम बात कर रहे हैं किसकी? इंटरनल काइनेटिक एनर्जी और इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी का। इस कंबाइंड एनर्जी को हम लोग कहते हैं इंटरनल एनर्जी। ठीक है, तो अब इंटरनल काइनेटिक एनर्जी किसको कहेंगे और इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी किसको कहेंगे, तो इसके लिए हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर हम लोग दो पार्टों में ऐसे करके पढ़ेंगे तो होगा, आपको समझ में आएगा ज्यादा अच्छे से। एनर्जी ड्यू टू मॉलिक्यूलर मोशन। देखिए अगर मॉलिक्यूल मोशन में रहेंगे, गति करेंगे, तो कौन सी एनर्जी होगी? काइनेटिक एनर्जी होगी। एनर्जी ड्यू टू मॉलिक्यूलर मोशन इज नोन एज इंटरनल काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, अब इंटरनल एनर्जी को डिनोट करते हैं यू से, तो इंटरनल काइनेटिक एनर्जी को किससे डिनोट करेंगे? यू के ई। ठीक है, इससे लिख देंगे हम यू के। अब यहाँ पर हमने मॉलिक्यूलर मोशन के कारण जो एनर्जी हमको क्या कह दिया? इंटरनल काइनेटिक एनर्जी। अब मॉलिक्यूलर कॉन्फिगरेशन के कारण जो एनर्जी होगी उसको हम लोग क्या कहेंगे? इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ लिख लेंगे एनर्जी ड्यू टू मॉलिक्यूलर configuration is known as internal potential energy UPE। ठीक है दोस्तों, इतना समझ में आ रहा होगा आपको। तो अगर हम, और यहाँ कह रहा है कि कंबाइंड एनर्जी किसी भी सिस्टम का कंबाइंड एनर्जी क्या कहलाता है? इंटरनल एनर्जी। इन दोनों को अगर हम कंबाइंड कर दें तो क्या मिलेगा? U बराबर U काइनेटिक एनर्जी प्लस U पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, नीचे से दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है? इसका मतलब एक फार्मूला हमको मिल गया कि U बराबर U काइनेटिक एनर्जी प्लस U पोटेंशियल एनर्जी। ये कहलाएगा हमारा किसी भी सिस्टम का इंटरनल एनर्जी। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए बिटा करके। हम लोग इसके अब एक एक करके पढ़ते हैं कि ये आइडियल गैस पर क्या क्या आइडियल गैस हम लोग पढ़े थे। तो आइडियल गैस यहाँ पर हम लोग अप्लाई करेंगे। एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पढ़े थे, उसको भी यहाँ पर अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो मिला ठीक, ओके। आइडियल गैस की प्रॉपर्टी क्या थी? पहली प्रॉपर्टी थी देयर इज नो अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन मॉलिक्यूल। मतलब कि IMF फॉर एन आइडियल गैस, फॉर एन आइडियल गैस। हम बात किसकी कर रहे हैं? आइडियल गैस की बात कर रहे हैं। ठीक है, फॉर एन आइडियल गैस IMF इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, अगर IMF जीरो होगा मतलब कि
मॉलिक्यूल के अणुओं के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स है वो जीरो होगा तो कोई सिस्टम, मान ये सॉलिड है, जैसे ये सॉलिड बोर्ड एक हमारा सॉलिड है, तो मॉलिक्यूल बधे हुए, अगर हमने कहा ये जीरो हो गया तो क्या ये बोर्ड एग्जिस्ट करेगा? नहीं एग्जिस्ट करेगा, नहीं रहेगा। क्यों? अगर नहीं रहेगा तो इसकी क्या कोई एनर्जी होगी? नहीं होगी। फिलहाल पोटेंशियल एनर्जी तो नहीं हो। क्यों? क्योंकि इसकी कॉन्फ़िगरेशन, बनावट या संरचना के आधार पर जो एनर्जी होती है वो लोग उसको क्या कहते हैं? इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी। अगर ये जीरो है तो यू पी ई क्या होगा? जीरो, क्योंकि कॉन्फ़िगरेशन के कारण ही जो हमारी एनर्जी होगी वो कहलाती है पोटेंशियल एनर्जी। तो जब मॉलिक्यूल एक दूसरे के पास पास ही नहीं रहेंगे, अट्रैक्शन फोर्स ही नहीं रहेगा, तो इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? जीरो होगा। अगर ये हम चीज जीरो कर दें तो जो हमारा फार्मूला था यू काइनेटिक एनर्जी प्लस यू पोटेंशियल एनर्जी, अब इसमें हमारा पार्ट क्या हो गया? जीरो हो गया। ये जीरो हो गया इंटरनल पोटेंशियल, बचा क्या? U इज इक्वल टू यू काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, अब ये आ गया। अब हम लोग काइनेटिक एनर्जी पढ़े थे कल। काइनेटिक एनर्जी किसी भी गैस की कितनी होती है? एक तो आरएमएस वेलोसिटी के रूप में पढ़ा था और एक हम लोग एब्सोल्यूट टेम्परेचर के रूप में पढ़े थे। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं? U बराबर 1/2 mv/ms का स्क्वायर, और यही बराबर होगा किसके? 3/2 kT। ठीक है, ये दोनों एनर्जी हम लोग कल पढ़े थे, दोनों एनर्जी बराबर भी होंगे, तो दोनों में रिलेशन भी हम लोगों ने निकाला था। तो फिलहाल हमको यहाँ पर जरूरत पड़ रही है, दोनों लिख दिए, लिख सकते हैं आप, अगर जरूरत पड़े तो लिख सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर यूज करेंगे केवल टेम्परेचर और बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के रूप में जो एनर्जी आती है U बराबर 3/2 kT, ये यहाँ पर यूज करें। ठीक है, हम बात कर रहे हैं आइडियल गैस की बात हो, ये ध्यान रखिएगा। ये रहा हमारा, ठीक है, फार्मूला। तो यहाँ पर लिखते हैं U बराबर 3/2 kT, जहां पर हमारा K क्या है? कल भी बताए थे, तो एक बार और लिख लेते हैं, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, और T हमारा क्या है? एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ठीक है, तो ये है हमारा। तो यहां से देखिए 3/2 कांस्टेंट, K कांस्टेंट, U जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके आ रहा है? एब्सोल्यूट टेम्परेचर के। अगर प्रोपोर्शनल हटा करके हम ऐसा लिख रहे हैं कि U इज ए फंक्शन ऑफ T, क्या ये गलत होगा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हर एग्जाम में आ चुका है। हर एग्जाम, कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं है जिसमें ये क्वेश्चन आया ना हो कि इंटरनल एनर्जी ऑफ एन आइडियल गैस इज, 4 ऑप्शन दे दिया, इज ए फंक्शन ऑफ प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, तो इज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। समझ में आ गया हो दोस्तों? ठीक है, अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पर अभी नोट में डालकर हम लिखवा देते हैं, या लिख लीजिए, इंटरनल एनर्जी of an ideal gas is a function of temperature only। ठीक है, इज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली। तो ये आपको समझ में आ गया, नोट कर लीजिएगा इसको। अब हम अप्लाई करेंगे कि ये अगर एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर हो जाए, क्योंकि यहाँ पर जो इंटरनल एनर्जी है हमारा वो T का फंक्शन आ रहा है। अगर हमने कहा कि एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर हो गया, तो ये नोट कर लिए होंगे, मिटा दें। ठीक है, U जो हमारा इंटरनल एनर्जी आ रहा है वो फंक्शन है इसका? एब्सोल्यूट टेम्परेचर का। बात करें एब्सोल्यूट टेम्परेचर कहें या टेम्परेचर, तो अंडरस्टूड होता है वो टेम्परेचर हमारा एब्सोल्यूट टेम्परेचर है। ठीक है, तो फॉर एन आइडियल गैस एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर।
अब पहले हम लोगों ने देखा था कि केवल आइडियल गैस ही हो तो उसको इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर आ रहा था, जीरो के। अब हमने कह दिया कि टेम्परेचर क्या है, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर आइडियल गैस है तो IMF जीरो। इसकी वजह से जो हमारा फार्मूला था U काइनेटिक एनर्जी प्लस U पोटेंशियल एनर्जी में ये जीरो हो गया था, तो बचा हमारे पास U काइनेटिक एनर्जी और हमने इसको लिखा 3/2 kT, ये लिखा। अब यहाँ एक और कंडीशन दे दिया गया कि आइडियल गैस तो है ही, उसके साथ में जो टेम्परेचर है वो एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर है, मतलब 0 केल्विन है। एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर मीन्स 0 केल्विन। तो जैसे ही आप उठा कर रखेंगे यहाँ पर 3/2 K इंटू 0, हमारा आ जाएगा इंटरनल एनर्जी, क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो किसी भी सिस्टम की अगर बात किया जाए कि उसकी इंटरनल एनर्जी और वो गैस सिस्टम हमारा आइडियल है, सिस्टम मान लीजिए सिस्टम सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, पहले भी बता चुके हैं। यहाँ पर हमारा क्या है, गैस है, वो भी कैसी गैस है, आइडियल गैस है, और कंडीशन क्या लगा दी है, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। तो उस सिस्टम की इंटरनल एनर्जी क्या होगी, जीरो होगी। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये टॉपिक, देखिए छोटा था लेकिन बहुत ही ज्यादा एप्लीकेशन होगा। जैसे हम लोग जब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स पढ़ेंगे, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स डेल्टा Q बराबर du प्लस डेल्टा W। देखिए यहाँ पर du क्या है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी है, तो इसका एप्लीकेशन हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बहुत यहाँ से बनते हैं और सब्जेक्टिव क्वेश्चन तो बनते ही हैं, तो ये आगे पढ़ेंगे। इसलिए ये अभी छोटा सा टॉपिक लग रहा है लेकिन इसका एप्लीकेशन बहुत बढ़िया होता है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो यहाँ से क्या चीज़, हमको दो क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि एब्सोल्यूट इंटरनल एनर्जी ऑफ एन आइडियल गैस इज ए फंक्शन ऑफ, ठीक है। तो किसका होता है, केवल और केवल फंक्शन है किसका, टेम्परेचर का। अगर आइडियल गैस है और टेम्परेचर हम एब्सोल्यूट जीरो कर दें तो उस सिस्टम की इंटरनल एनर्जी टोटल क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। यहाँ से हम लोगों ने देख लिया है। तो ये दो चीज निकलते हैं। अब क्वेश्चन भी आते हैं। क्वेश्चन मान लीजिए एक क्वेश्चन हम बताते हैं आपको, एक क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। इसको नोट कर लिए होंगे आपको। चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ एन आइडियल गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर। क्वेश्चन है चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ एन आइडियल गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज, ऑप्शन ए, ऑप्शन ये है कांस्टेंट, बी इंक्रीजेज, सी डिक्रीजेज, और डी है जीरो। देखिए बात, क्वेश्चन है चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ एन आइडियल गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर की बात किया जा रहा है। हमने कहा कि U हमारा फंक्शन होता है किसका, टेम्परेचर का। अगर T कांस्टेंट है तो U भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा, होगा ही नहीं होगा, होगा। हमने कहा कि U1 जो है वो T1 टेम्परेचर पर है, कुछ देर बाद U2 हो गया, लेकिन टेम्परेचर क्या है, T1 ही है। दोनों टेम्परेचर कांस्टेंट हैं तो U1 और U2 क्या होंगे, बराबर होंगे। तो इनका अंतर, तो पूछा क्या गया है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट है, इंटरनल एनर्जी क्या है, उसका अंतर पूछा गया। du बराबर क्या होगा, U1 माइनस U2 बराबर T1 माइनस T1 बराबर क्या आ जाएगा, मतलब कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होगा, चेंज पूछा जा रहा है। क्वेश्चन का सेंटेंस पढ़िएगा, चेंज पूछा गया है तो वो क्या होगा, जीरो। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, डी। अब यही क्वेश्चन बदल दिया जाए। इंटरनल एनर्जी ऑफ एन आइडियल गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज, इंटरनल एनर्जी ऑफ एन आइडियल गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर, चेंज हटा दिया गया, ये इतना सेंटेंस हटा दिया गया, कहा गया इंटरनल एनर्जी ऑफ एन आइडियल गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो इंटरनल एनर्जी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो इसमें ऑप्शन सब यही रखिए, सही कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्यों,
क्योंकि अब केवल इंटरनल एनर्जी की बात की जा रही है, चेंज नहीं पूछा गया, इसलिए हम डी यू नहीं निकालेंगे, केवल यू निकालेंगे। जब तक टी कांस्टेंट रहेगा तो यू भी हमारा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो उम्मीद करते हैं ये 2 क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन आ चुके हैं एग्जाम में, ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। तो समझ में आ गया दोस्तों, ओके बाय, थैंक यू।